स्वामी जी के संग सहस्त्रद्वीप उद्यान में रहने वाली टोली बहुत खास थी। उस टोली में सबसे विद्वान और रोचक आदमी थे लियो लैंड्सबर्ग। वे मूल रूप से यहूदी थे। इधर विवेकानंद में भारतीय संस्कृति के संस्कार व्यक्त होते थे, उधर लैंड्सबर्ग में यहूदी जाति के संस्कार। इस प्रकार उन दोनों में एक लय और समझ पैदा हो गई थी। लैंड्सबर्ग यूरोप के दर्शन, साहित्य और कला के अधिकारी विद्वान थे। इधर विवेकानंद पुस्तकों से अधिक मनुष्य के मन का अध्ययन कर लिया करते थे। दोनों में तालमेल बहुत अच्छा था। लैंड्सबर्ग पहले पहल स्वामी जी के संपर्क में आए तो सहज रूप से उनके भक्त हो गए। 2-3 वर्षों तक स्वामी जी के मित्र, सहयोगी, सेवक और सचिव बने रहे। वे न्यूयॉर्क के एक समाचार पत्र में छोटा मोटा काम करते थे, उससे उन्हें थोड़ी बहुत आय हो जाती थी। जब तक स्वामी जी न्यूयॉर्क में रहे, वे लैंड्सबर्ग के साथ 33वीं स्ट्रीट में उनके निवास में रहे। तब उनके पास पैसों की बहुत कमी होती थी, अतः जितने भी पैसे पास रहते थे उसे मिल बांट कर गुजारा कर लेते थे। कभी कभी तो पैसों की कमी के कारण उन्हें रात को बहुत हल्का और कम खर्चीला भोजन करना पड़ता था, परंतु थे दोनों ही मस्त और फक्कड़। लैंड्सबर्ग में दूसरों पर कृपा करने का भाव इतना प्रबल था कि स्वामी जी ने सन्यासी के रूप में उनका नाम भी कृपानंद रख दिया। वे भावुक थे, अतः पूजा और भक्ति में उनका मन अधिक रमता था। स्वामी जी ने प्रचार के कार्य के लिए जिन लोगों को सबसे पहले भेजा, उनमें कृपानंद सर्वप्रथम थे। सहस्त्रद्वीप उद्यान में रहने के दौरान सबने यही निश्चय किया था कि सब मिलजुल कर अपने सब काम निपटाएंगे, कोई नौकर नहीं रखा जाएगा। कहने को तो यह बात बड़ी मनोरंजक लगती थी, परंतु जब किसी को डबल रोटी काटने का काम करना पड़ा या और कोई ऐसा काम करना पड़ा जिसका उन्हें पहले से अभ्यास नहीं था, तो बहुत कोहराम मचा। कभी कभी तो कोई रो ही देता। ऐसे ही एक दिन सब अपने अपने दुखड़े रो रहे थे। स्वामी जी यद्यपि उम्र में एक को छोड़कर बाकी सबसे छोटे थे, किंतु धैर्य और समझ में सबके पिता के समान थे। अतः उन्होंने सबको भरोसा दिलाया कि अगले दिन मैं तुम सबको भोजन बना के खिलाऊंगा। यह सुनते ही लैंड्सबर्ग ने माथा पकड़ लिया, बोले मारे गए, अब तो भगवान ही बचाएंगे। यह सुनकर और सब लोग बुझक रह गए। तब स्वामी जी ने बताया कि जब वे भोजन बनाते हैं तो बर्तन ढेर सारे हो जाते हैं और वे सब लैंड्सबर्ग को धोने पड़ते हैं। श्रीमती फंकी लिखती हैं कि विवेकानंद बहुत ही स्वादिष्ट भोजन तैयार किया करते थे, परंतु वे मसाले बहुत अधिक डाला करते थे। इस कारण भोजन बहुत तीखा हो जाता था। वे कहती हैं, मैं तो इसी बात से रोमांचित हो जाती थी कि स्वयं स्वामी जी उनके लिए खाना बनाएंगे। तब तो चाहे उनका बनाया हुआ खाना खाकर उनका दम ही क्यों ना घुट जाए, और ऐसा हुआ भी। तो फिर भी मैं उनके हाथ का खाना अवश्य खाऊंगी। खासकर तब तो बहुत मज़ा आता था जब स्वामी जी खाना तैयार होने के बाद ठीक रेलगाड़ी के भोजन यान के वेटरों के समान अपने बाएं हाथ पर सफ़ेद तौलिया डालकर उन्हीं की टोन में कहते थे, भोजन के लिए अंतिम पुकार, भोजन लग चुका है। यह सुनते ही हंसी का एक तूफान उठ खड़ा होता था। एक छोटी सी बात या टिप्पणी भी हंसी का फव्वारा उठा देने के लिए काफ़ी होती थी। स्वामी जी हर किसी की विशेषता को पकड़ लेते थे, उस विशेषता को आधार बनाकर बहुत रोचक विनोद किया करते थे। उस मनोविनोद में कटाक्ष या व्यंग्य बिल्कुल नहीं होता था, अतः वे सभी बहुत आनंदित होते थे। एक दिन संध्या का समय था, बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी। सब लोग अपने बरामदे में बैठे थे। स्वामी जी सामने कुर्सी पर विराजमान थे। उन्होंने भारत के पतिव्रत धर्म का रहस्य समझाते हुए सीता की कहानी सुनाई। कहानी में इतनी सजीवता थी कि उन विदेशियों के सामने सीता का चरित्र साकार हो उठा। अचानक श्रीमती फंकी के मन में आया कि यहाँ अमेरिका की युवतियाँ तो पर पुरुषों पर डोरे डालने में बड़ी निपुण हैं। विशेष रूप से कुछ प्रतिष्ठित सुंदरियाँ उनके मन में आई। फंकी सोचने लगी कि यदि उनमें से कोई सुंदरी स्वामी जी के पास आती तो वे उन्हें कैसी प्रतीत होती।
अभी श्रीमती फंकी ये प्रश्न सोच ही रही थी कि वह प्रश्न एकाएक उनके मुंह से निकल पड़ा। इस प्रश्न के लिए ना तो श्रीमती फंकी मानसिक रूप से तैयार थी और न स्वयं स्वामी जी। अतः श्रीमती फंकी बड़ी उलझन में पड़ गई। परंतु विवेकानंद बहुत ही गंभीर और शांत भाव से फंकी की ओर देखकर बोले, यदि विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी भी निर्लज्जता पूर्वक और काम भाव से मेरी ओर देखे तो वह उसी क्षण मेरी दृष्टि में एक विभत्स हरी मेंढकी के रूप में बदल जाएगी। और तुम जानती हो कि मेंढकी के सौंदर्य का कोई भी प्रशंसक नहीं होता।